नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राघवेंद्र कुमार शर्मा है और मैं आपको एनसीईआरटी क्लास 8 का हिस्ट्री का चैप्टर 3 का पार्ट 2 पढ़ाने जा रहा हूं। इससे पहले कि मैं पार्ट 2 स्टार्ट करूं, मैं चाहूंगा कि आप पार्ट 1 जाके जरूर देख लीजिए। पार्ट 1 मैंने बहुत ही मेहनत से, बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है और अगर आपको अच्छा लगे तो हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 में हम लोग स्टार्ट करते हैं क्रॉप्स फॉर यूरोप से। हमने पार्ट 1 में ये देखा था कि ब्रिटिशर्स ने अलग अलग सिस्टम लाके, जैसे रैयतवाड़ी, महलवाड़ी या स्थायी बंदोबस्त लाके कैसे लैंड रेवेन्यू निकाला था या राजस्व निकाला था, और वो काफी फेलियर भी रहा था। हालांकि लैंड रेवेन्यू उनके लिए एक इंपॉर्टेंट सोर्स था, लेकिन उसके अलावा ये भी डिसाइड करने लगे कि भारतवर्ष में क्रॉप्स क्या लगाए जाएंगे। तो अलग अलग प्रांत, अलग अलग जगहों पे जहां पे ब्रिटिश रूल चल रहा था, वो अलग अलग जगहों पे अपनी दमन नीतियों के द्वारा क्रॉप्स तक डिसाइड करने लगे कि भारत में कौन से क्रॉप्स उगाए जाएंगे। अब आप खुद सोचिए, किसी किसान को अगर चावल गेहूं उगाने का मन है तो वो उसको दमन करके कैश क्रॉप्स उगाने के लिए उसको फोर्स करते थे। तो इसी तरह इसमें बताया गया है कि बंगाल में वो जूट ग्रो कराते थे, असम में चाय, शुगर केन यानी कि गन्ना, यूपी में वीट यानी पंजाब में गेहूं, और कपास महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र और पंजाब में कपास, और राइस जो है वो मद्रास में। अब सेकंड पॉइंट पे हम लोग आते हैं। सेकंड पॉइंट में ये बताया गया है डज कलर हैव अ हिस्ट्री। तो क्या रंगों का भी कोई इतिहास होता है? तो इसमें दो चित्र दिखाए गए हैं। एक चित्र है जिसमें कि फूलों वाला प्रिंट है यानी फ्लोरल प्रिंट है, और वो प्रिंट कहां से लिया गया है? उनको बनाया है विलियम मॉरिस ने। और एक जो प्रिंट है वो आपका कलमकारी प्रिंट है जिसको भारतीय वीवर ने बना रखा है। तो जो दोनों प्रिंट है वो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, और ये प्रिंट लिए गए थे भारतीय नील यानी इंडिगो से बनाए गए थे, उस प्रिंट से ये लिए गए हैं। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरे पॉइंट में ये बताया गया है व्हाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो। भारतीय नील का इतना डिमांड क्यों था? इसलिए था क्योंकि भारतवर्ष का, हमारे प्यारे भारतवर्ष का जो लोकेशन है, यानी कि जो हमारा ज्योग्राफिकल लोकेशन है, जो हमारा भौगोलिक क्षेत्र है, वो ऐसी जगह पे था जहां पे नील की खेती बहुत अच्छे से हो सकती है। और क्या लोकेशन है? आप हमारी ज्योग्राफी की क्लास में जरूर देखिएगा। हम लोग ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं और ट्रॉपिकल एरिया में नील की खेती बहुत ही अच्छी होती थी, जिसकी वजह से नील का प्रोडक्शन यानी इंडिगो का प्रोडक्शन भारतवर्ष में लीडिंग था उस समय। और ये तीन कंट्रीज, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, इन तीन यूरोपियन कंट्रीज में नील की बहुत डिमांड थी। हालांकि ऐसा नहीं है कि यहां पे नील उत्पादन नहीं था। यहां पे जो नील का उत्पादन था वो एक वोड पौधे से लिया जाता था। पौधे का क्या नाम था? वोड। भारतवर्ष में जो नील का उत्पादन होता था वो नील के पौधे से होता था। तो जो ये वोड पौधा था ये यूरोपियन कंट्री में ही होता था। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि वहां की ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से, वहां की जो भौगोलिक स्थिति के हिसाब से वोड पौधा बहुत ही फेवरेबल माना जाता था। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता था? जो नील का पौधा होता था उसका जो रंग होता था काफी गाढ़ा होता था, लेकिन जो वोड पौधा द्वारा जो नील आता था वो बहुत ही हल्का और फीका होता था। तो इसीलिए डिमांड भारतीय नील की ज्यादा थी। अब ऐसा कुछ हुआ कि 13वीं शताब्दी में, मैं एक बार मिटा लेता हूं, 13वीं शताब्दी में सेंचुरी में जो वोट के प्रोड्यूसर हैं, आप खुद सोचिए, अगर डिमांड इंडियन नील की ज्यादा होगी तो वोट प्रोड्यूसर्स को कौन पूछेगा? जो यूरोपियन कंट्रीज के हैं। तो उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को काफी प्रेशराइज किया। उन्होंने कहा आप जो है इंडिया से नील का इंपोर्ट बंद करा दीजिए। तो उस समय गवर्नमेंट ने बैन कर दिया इंडियन इंडिगो को, इंडियन नील को उन्होंने बैन कर दिया, क्योंकि वोट के जो प्रोड्यूसर्स थे उनको दिक्कत थी। हालांकि 17वीं शताब्दी के आते आते इसको फिर से जो है अलाउ कर दिया गया। इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, इसको हम अलाउ करवा देते हैं। क्यों अलाउ करवा देते हैं? क्योंकि भाई जो वहां के कपड़े वाले थे, क्लोथ में जो डाई लगाते हैं, जो कपड़े में रंग लगाते हैं,
उन लोगों का कहना था कि साहब जो भारतवर्ष का जो नील है ना वो बहुत ही गाढ़े रंग का है और वो हमारे कपड़ों की सेल को और अच्छा कर देता है। तो इसलिए इस शताब्दी तक आते आते इन्होंने 17वीं सेंचुरी तक आते आते इन्होंने इसके प्रोडक्शन के बैन को हटवा दिया। अब कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो कॉलोनी बनाती हैं, जैसे कि ब्रिटिशर्स हो गए, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स के अलावा भी और भी ऐसी कंट्रीज हैं, जैसे फ्रेंच हो गए, ठीक है, पोर्चुगीज हो गए, स्पेनिश हो गए। तो इन लोगों ने भी अपनी कॉलोनी बना रखी थी। तो कहां कहां बनाई थी? फ्रेंच ने बना रखा था आपका कैरेबियन आइलैंड में। तो फ्रेंच ने कहां बनाया था? कैरेबियन आइलैंड में, याद रखिएगा। पोर्चुगीज ने कहां बनाया था? ब्राजील में। उसी तरह इंग्लिश में, इंग्लिश कौन? अंग्रेज, कहां बनाया था? हमारे यहां भी बनाया था, जमाइका में भी बनाया था, ठीक है। और स्पेन ने कहां बनाया था? वेनेजुला में बनाया था। तो इन चारों कंट्रीज ने अलग अलग जगहों में अपना औपनिवेश कंट्री रखा हुआ था। तो वैसे भारतवर्ष में भी था, ब्रिटिशर्स ने भारतवर्ष को बना रखा था। तो ये मैं बात कर रहा हूं 18th सेंचुरी के एंड तक की, 18th सेंचुरी के। अब एक इसमें एक एग्जांपल दिया गया है कि जैसे फ्रांस के लोग होते थे, फ्रांस के लोग क्या करते थे, जो काले मजदूर होते थे ना उस समय के, जो ब्लैक लेबरर्स होते थे, उनको ले आके यहां पे वो काम करवाते थे, उनको एज अ स्लेव ट्रीट करते थे, अफ्रीकन लेबरर्स जो होते थे। और इसकी वजह से अफ्रीकन लेबरर्स में काफी हीन भावना आई और बाद में चल के उन लोगों ने इस पे रिवोल्ट भी किया। तो इसके बारे में आपके बुक में दिया गया है कि 1791 में अफ्रीकन लेबरर्स ने इस प्लांटेशन में काफी रिवोल्ट किया। यानी नील की खेती फ्रेंच कहां कराता था? कैरेबियन आइलैंड में कराता था। किससे करवाता था? अफ्रीकन लेबरर्स से कराता था। अफ्रीकन लेबरर्स को इस चीज का ये चीज पसंद नहीं आई, क्योंकि पहली चीज तो उनको पैसे नहीं दिए जाते थे, एज अ स्लेव ट्रीट किया जाता था। तो उसकी वजह से उन लोगों ने वहां पे रिवोल्ट किया। तो एक छोटा सा एग्जांपल दे रखा है। बाकी इसी तरह अन्य जगहों में भी कुछ ना कुछ दिक्कतें आई और इसका रिजल्ट ये हुआ कि 18th सेंचुरी के एंड तक, 18th सेंचुरी के एंड आते आते क्या हुआ? 18th सेंचुरी के एंड, 18th सेंचुरी के एंड आते आते इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को सरल भाषा में बोला जाए या औद्योगिक क्रांति को सरल भाषा में बोला जाए कि जो काम हाथों से होता था, जैसे कपास आता था, कपड़े आते थे, तो वो हाथों से जो बनाए जाते थे वो मशीन द्वारा बनाने जाने लगे। तो अब कोई भी चीज अगर मशीन द्वारा बनाई जाएगी तो आप खुद सोचिए उसका जो प्रोडक्शन है वो डबल होगा कि नहीं होगा? तो उसी तरह यहां पे प्रोडक्शन डबल हो गया कपड़ों का, ठीक है ना। और जब प्रोडक्शन डबल हुआ तो जो कपड़ा बनाने वाले थे उनको नील का शॉर्टेज लगने लगा, क्योंकि जब प्रोडक्शन डबल हुआ। और अनफॉर्चुनेटली उसी समय जो प्रोडक्शन नील का था वो हाफ हो गया था, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, जैसे यहां पे एक रिवोल्ट हो गया था, वैसे अन्य जगहों पे भी रिवोल्ट आ गया था, जिन लोगों ने कॉलोनी बना के इस तरह के क्रॉप्स को उगवा रहे थे, यानी कि नील की खेती जो लोग करवा रहे थे। तो यहां प्रोडक्शन हाफ हो गया, ब्रिटिशर्स का प्रोडक्शन डबल हो गया कपड़ों का। अब ब्रिटिशर्स को डिमांड हो गई नील की, और नील लेने का सबसे अच्छा एरिया ब्रिटिशर्स के लिए कौन सा होता? ऑफ कोर्स भारतवर्ष रहता, क्योंकि भारतवर्ष के का मैक्सिमम एरिया इनके कंट्रोल में था। तो ये रेवेन्यू तो कलेक्ट करते ही थे वहां पे। अब इनको क्या करना था? अब इनको सिर्फ और सिर्फ नील की खेती करवानी थी और अपने इस डिमांड की भरपाई करनी थी, ठीक है ना। जहां पे जो कपड़े इनके डबल हो रखे हैं, अब इसको ये बेचेंगे पूरे यूरोप में और अच्छा खासा पैसा कमाएंगे। तो कंपनी ने क्या किया? कंपनी प्रेशराइज करने लगी भारतवासियों को कि वो नील की खेती ज्यादा से ज्यादा करें। और इसका एक बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल दिया गया है कि 1788 में, 1788 में मात्र 30% नील का प्रोडक्शन होता था, लेकिन 1810 में यह प्रोडक्शन 95% तक बढ़ गया, 95% तक बढ़ गया। आप सोचिए महज 30-32 सालों में यह प्रोडक्शन कितना भयानक रूप से बढ़ा। बात समझ में आ रही है? 22 सालों में, एक्सट्रीमली सॉरी, महज 22 सालों में यह प्रोडक्शन 95% तक चला है, ठीक है। कितनी जल्दी बढ़ा, तो कितना उन लोगों ने दमन नीति लगा रखी होगी। अच्छा, अब यह बताया गया है कि इंडिगो कल्टीवेशन होता कैसे था। तो इंडिगो कल्टीवेशन दो तरीके से होता था, एक निज से होता था और एक रायती सिस्टम से होता था। तो इससे पहले कि हम लोग निज सिस्टम और रायती सिस्टम समझ लें अच्छे से, तो हम आपको इसी टॉपिक में एक चीज, दो चीज और अच्छे से बता दे रहे हैं। जैसे ही ये प्रोडक्शन बढ़ा, 95% हुआ, तो क्या हुआ
कि कई ऐसे ऐसे बागान मालिक, कई ऐसे ऐसे प्लांटर्स आने लगे जो कि बाहर से आए और भारतवर्ष के बागानों को खरीदने लगे। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी ऑफिसर्स थे उनको समझ में आया कि भाई नील की खेती खुद ही कर लो, प्राइवेट ट्रेडिंग कर लो, खुद ही करवाओ, खुद ही बागान खरीद लो ढेर सारा, और खरीदने के बाद नील की खेती करवाओ। जब इसकी प्रोडक्शन हमारी कंट्री में चाहिए वहीं बेच देंगे यार बड़े भारी भारी पैसों में, और अच्छे अमीर भी हो जाएंगे। तो ये सोचते हुए कई स्कॉटिश लोग, कई इंग्लिश लोग वहां पे आए और वो क्या हो गए, प्लांटर्स हो गए। क्या हो गए वो, प्लांटर्स, यानी बागान मालिक। तो ये बागान मालिक हो गए। तो ये चीज आप समझ गए बागान मालिक क्या थे। ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, तो अब नील की खेती दो तरीकों से की जाती थी, एक निज से, निज में क्या होता है वो भी बताता हूं, दूसरा रॉयल्टी सिस्टम से। राय तो आप जानते ही हैं कौन होते थे, किसान, हमारे प्यारे किसान होते थे। तो निज सिस्टम में क्या होता था, प्लांटर, प्लांटर अभी बताया ना मैंने आपको, बागान मालिक, बागान मालिक जिसका खुद का बागान होता, जो अच्छे पैसे से अपना बागान खरीद रखा था, वो या तो खुद ले आता था रायत को या लेबरर्स को अपने फील्ड में, इस पूरे फील्ड में काम करवाता था। ठीक है, या तो वो किसी जमींदार को पकड़ लेता था और कहता था भैया तुम मेरे से कॉन्ट्रैक्ट करा लो, और कॉन्ट्रैक्ट करा के अपने लेबरर्स लगा के यहाँ पे खेती कराओ नील की। ठीक है, तो ये दो तरीकों से ये कराते थे इस काम को। अब क्या हुआ कि ये खेती सफल नहीं हो पाई। ये खेती क्यों नहीं सफल हो पाई, पहले हम लोग ये देख लेते हैं। देखो भाई, नील की जो खेती होती है उसके लिए एक बहुत बड़ा एरिया चाहिए, और बड़ा बड़ा होने के साथ साथ उपजाऊ एरिया चाहिए, फर्टाइल लैंड चाहिए। तो फर्टाइल लैंड जहां पे था, बेसिकली जहां पे ब्रिटिशर्स का राज भी था, अनफॉर्चुनेटली ब्रिटिशर्स के लिए वहां पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन था। अब जब पॉपुलेशन ज्यादा थी तो भाई व्यक्तियों के पास छोटी छोटी जमीनें थी, इकट्ठा जमीन तो किसी के पास थी नहीं बड़ी, जहां पे पूरा नील की फैक्ट्री सेटअप कर लें और जहां पे हम पूरा पूरा प्लांटेशन भी करवा लें, ये सारी चीज करवा लें। तो ये चीजें तो पॉसिबल थी नहीं। अच्छा, लीज पे भी अगर ये प्लांटर लेना चाहता था कई ढेर सारे लोगों से, तो वहां पे एक असंतुष्टि की भावना आ जाती थी, इसी बीच में काफी तनाव और काफी लड़ाइयां भी हो जाती थी, तो ये भी पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो पहला क्या रीजन था निज खेती न करवा पाने का, कि भाई फर्टाइल लैंड बहुत कम थी, और कम होने के साथ साथ वहां पे फर्टाइल लैंड की ही जरूरत थी और वो कम थी, और दूसरी इकट्ठा लैंड नहीं थी, और इकट्ठा अगर लीज पे करने की जरूरत समझते थे ये, तो लड़ाइयां हो जाती थी, मतलब काफी तनाव हो जाता था। दूसरी सबसे बड़ी चीज क्या थी कि कोई भी जैसे प्लांटर है या बागान मालिक है, तो उसके पास जो जमीन है, मान लो 1000 बीघा जमीन है, 1000 बीघा। ठीक है, अब बीघा जो टर्म है वो आप एक बार गूगल कर लेना, बीघा मतलब एक बहुत बड़ा एरिया होता है, 1000 बीघा तो बहुत ही बड़ा, अगर आप गांव से होंगे तो बीघा आप शायद समझ सकते होंगे। तो 1000 बीघा एक बहुत बड़ा टर्म हो गया। अब आप कुछ सोचिए कि 1000 बीघा जो है, 1000 बीघा में कौन काम करेगा, मजदूर काम करेंगे। तो क्या 1000 बीघे में उतने मजदूर आ पाएंगे? और सबसे बड़ी बात यह होती थी कि जब नील की खेती की जाती थी तो उसी समय जो हमारे फार्मर्स होते थे, यानी रायत जो होते थे, वो बेचारे अपनी खुद की फील्ड्स में रहते थे, राइस कल्टीवेशन करते रहते थे, यानी कि चावल की खेती करते रहते थे। तो वो अपनी खुद की फील्ड देखेंगे या आके यहाँ पे नील की खेती करेंगे, तो वो खुद भी तैयार नहीं होते थे। तो प्लांटर्स के लिए, यानी कि बागान मालिक के लिए एक दिक्कत हो जाती थी कि इनके यहाँ आके काम कौन करेगा, यानी शॉर्टेज ऑफ लेबर, इंग्लिश में कहें तो शॉर्टेज ऑफ लेबर था। ठीक है, शॉर्टेज ऑफ लैंड था। अब 1 बीघे जमीन में ऐसा माना जाता था कि 2 प्लो लगेंगे, 2 हल लगेंगे 1 बीघे जमीन में। तो 1000 बीघे जमीन में 2000 प्लो लगेंगे, यानी कि हल लगेंगे। तो ये भी पॉसिबल नहीं था कि इतना ढेर सारा प्लो का प्रोडक्शन करवाना, फिर उतने ढेर सारे प्लो को रखना, ये भी पॉसिबल नहीं था। तो प्रैक्टिकली निज खेती जो है ना, वो बहुत अच्छे से चल नहीं पाई और ये एक फेलियर साबित होने लगी। हालांकि निज खेती एक बहुत बड़े लैंड एरिया पे नहीं थी, मात्र 25% से भी नीचे एरिया में थी निज खेती। इसके बारे में हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे।
अब दूसरा जो सिस्टम था वो रायती सिस्टम था, जिससे कि नील की खेती होती थी। तो मैं ये आप पूरा मिटा लेता हूं, तब आपको बताता हूं। इसमें देखिए मैंने छोटे में लिख भी रखा है, लार्ज फर्टाइल लैंड रिक्वायर्ड एंड फर्टाइल लैंड वाज डेंसली पॉपुलेटेड। ये जो मैंने लिखा था आप चाहे नोट डाउन कर सकते हैं, अपने वर्ड्स में बनाने की कोशिश करिएगा बच्चों। मेरे लैंग्वेज में मत जाइएगा, बुक की लैंग्वेज में मत जाइएगा, बस कॉन्सेप्ट को समझिएगा और फैक्ट्स को उन्हीं जगहों पे रखिएगा। दूसरी चीज, लैक ऑफ फार्मर, दे वर बिजी कल्टिवेटिंग देयर ओन क्रॉप्स। और तीसरा, लैक ऑफ फ्लो, तो ये भी दिक्कत थी, है ना। और एक और दिक्कत थी जो मैंने यहां पे नहीं लिखा हुआ है, हालांकि हम लोग आगे पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको पहले बता दे रहा हूं कि ये नील की खेती करने से ना, जो लैंड है, पर्टिकुलर लैंड है, उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाती थी, उसकी उपजाऊता खत्म हो जाती थी, वो उपज उसका उतना नहीं रह जाता था, क्योंकि नील के पौधों की जो जड़ है बहुत नीचे तक जाती थी, और जिसकी वजह से जब इसका कल्टीवेशन होता था तो ये जमीन बंजर हो जाती थी, खराब हो जाती थी। तो इसलिए कोई भी प्लांटर नहीं चाहेगा कि एक बार हम उगाएं और अपनी पूरी जमीन को ही बर्बाद कर दें, तो फिर बचा क्या फिर उनके लिए, है ना। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। तो ये हो गया एक चीज, निज खेती। अब जो दूसरा सिस्टम था वो रायती सिस्टम था। रायती सिस्टम मैंने यहां छोटे में लिख दिया है। रायती सिस्टम में क्या था कि या तो रायत से, यानी कि किसी किसान को बुला के, प्लांटर क्या करता था, यानी कि बागान मालिक क्या करता था, उसको लालच देता था पैसों का और उसको कम ब्याज में पैसे दे देता था ढेर सारे। कहता था कि एक काम करो, मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे दे रहा हूं, तुम अपने खेत में नील की खेती करवाओ। और इस सिस्टम के हिसाब से 25% ऑफ द एरिया ऑफ द लैंड, 25% आपके जो लैंड का एरिया रहेगा, उस एरिया में आपको नील की खेती करनी पड़ेगी, और रेस्ट ऑफ द एरिया में आप जो चाहे वो बो सकते हैं। तो किसानों को शुरुआत में बड़ा अट्रैक्टिव लगा, किसान इसमें आ गए। कुछ किसानों से यह फोर्सफुली कराया गया, और किसानों के अलावा इन्होंने पकड़ा विलेज हेडमैन को, जो मुखिया होते थे गांव के, उनको भी पकड़ा। उनको कहा कि उनसे, कुछ लोगों से तो मन मर्जी करवा लिया, कुछ लोगों से फोर्स में करवाया, कुछ लोग तो मान गए कि चलिए ठीक है हम करवा लेंगे लोगों से ये खेती, नील की खेती। और कुछ लोगों से जबरदस्ती इन्होंने नील की खेती करवाई। किसकी लैंड पे? रायत के लैंड पे, ठीक है ना, या उनके जमींदारों की खुद की लैंड पे। तो इन्होंने जबरदस्ती खेती करवाई। अब इसमें एक प्रावधान तो ये था कि 25% लैंड पे आप करेंगे। अब इसमें क्या होता था कि ये कहते थे हम आपको सीड्स दे देंगे और ड्रिल मशीन दे देंगे, जिससे आप ड्रिल करेंगे, और उसके बाद जो भी उपज आएगी कटाई उटाई करके आप हमको बहुत ही सस्ते रेट में बेचेंगे। तो जब सस्ते रेट में प्लांटर को ये बेचेंगे तो इनको खुद को क्या फायदा होगा, आप खुद सोचिए। और 25% इनकी जो जमीन है वो भी खराब हो रही थी, बंजर हो रही थी। बाकी जमीनों पे ये लगाते थे, तो अब इनका ये कहना था कि ये आपका एग्रीमेंट बन जाएगा, और जो ये पैसा है, आप खुद सोचिए कि यहां पे जैसे है, नील की खेती हुई, नील की उपज हुई, अब उस नील को इन्होंने प्लांटर को बेचा बहुत कम रेट में, तो वो उसका पैसा कहां से भरपाई कर पाएंगे? जो उन्होंने शुरुआत में लोन लिया था, वो लोन की भरपाई हो नहीं पाएगी। तो अब वो रिपीट हो जाएगा, यानी कि दोबारा 25% ऑफ लैंड। ऐसे करते करते रायतों की जो जमीन है वो पूरी बंजर होने लगी, वो एक साइकिल में फंस गया इस तरह की। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन था कि रायतवाड़ी सिस्टम भी फेल हो गया, यानी फोर्स्ड एग्रीमेंट बिटवीन रायती एंड जमींदार, बिटवीन आपके जो प्लांटर्स थे एंड रायती, और प्लांटर्स एंड जमींदार। और दूसरी चीज कि 25% ऑफ द एरिया, यानी 25% जो एरिया ऑफ द लैंड था, यानी जमीन का जो हिस्सा था, वो रिजर्व था नील की खेती के लिए। तो ये इसकी वजह से जमीन पूरी पूरी बंजर हो जा रही थी। अब हम लोग इसको मिटा के लास्ट पार्ट पढ़ते हैं। अब हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे,
द ब्लू रिबिलियन एंड आफ्टर, यानी कि नील विद्रोह और उसके बाद। तो हम लोग देखते हैं कि 1859 में कुछ ऐसा होता है जिससे कि सारे प्लांटर्स हिल जाते हैं। ये कुछ ऐसी ही घटना थी जो 1791 में फ्रांस के साथ हुआ था, जिसके बारे में अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था। 1859 में जितने भी नील की खेती करने वाले फार्मर्स थे वो विद्रोह कर देते हैं सारे बागान मालिकों के विरुद्ध में। ऐसा वो क्यों करते हैं? दो रीजन होते हैं। पहला, उनको बहुत ही लो कॉस्ट इनकम मिलती थी, उनका जो इनकम था वो बहुत ही कम था, उनकी जो आय थी वो बहुत ही कम थी। दूसरा, उनकी जो जमीन थी वो बंजर होती जा रही थी, क्योंकि वो प्लांटर्स के यानी बागान मालिकों के ऐसे लोन के चक्कर में फंस गए थे जिससे कि उनकी 25%, 25%, 25%, 25% ऐसे करते हुए उनकी पूरी जमीन बंजर होती जा रही थी। तो ये दो इंपॉर्टेंट रीजन थे जिसकी वजह से रायतों के अंदर एक असंतुष्टि आ जाती है। और ये क्या करते हैं, 1859 में एक ऐसा विद्रोह करते हैं जिससे कि सारे प्लांटर्स और इवन ब्रिटिशर्स हिल जाते हैं। अब आपको क्या लगता है कि ये रायतों को जो ये बल मिला था, क्या ये अपने दम पे ऐसा काम कर रहे थे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनको जमींदारों ने बल दिया था, जमींदारों ने, ठीक है ना, जमींदारों ने, जमींदार या फिर आप मुखिया कह सकते हैं, जो वहां के मुखिया थे। और ये वही मुखिया थे जिनको रायत सिस्टम में ब्रिटिशर्स ने फंसा के नील की खेती करने पे मजबूर किया था। तो ये वो व्यक्ति थे जो बहुत ही प्लांटर्स यानी बागान मालिकों से बहुत ही ज्यादा असंतुष्ट थे, और ये गांव-गांव में जाके, अलग अलग गांव में जाके पीजेंट्स को लेके यानी कि फार्मर्स को लेके ये विद्रोह कर रहे थे। अब जब ये विद्रोह काफी व्यापक रूप से फैल गया तो ब्रिटिशर्स को काफी चिंता सताने लगी, और ब्रिटिशर्स ने जो वहां के उस समय के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उनको भेजा इस दौरे के लिए कि आप देखिए यहां पे क्या हो रहा है। जब लेफ्टिनेंट गवर्नर वहां पे आए तो उन्होंने पाया कि सचमुच में जो बागान मालिक थे वो अपने अग्रीमेंट द्वारा, अनुबंधों द्वारा, जो हमारे नील की खेती करने वाले किसान थे उनके ऊपर कहीं ना कहीं से अत्याचार कर रहे थे और उनको फंसा लिया था। उसके बाद जो वहां के मजिस्ट्रेट थे सर एस्ले ईडन, वो भी वहां पे आते हैं और उन्होंने एक नोटिस जारी कर दी कि अब इस तरह का अनुबंध आगे चल के नहीं होगा। तो जैसे ही ये नोटिस मिलती है किसान बड़े खुश हो जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उनका कहीं ना कहीं से साथ दे रही है, तभी तो इस तरह का नोटिस भेज रही है, उनके विद्रोह में साथ है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है। तो किसान इस विद्रोह को और भयानक तरीके से फैलाने लगते हैं, और ऐसी नौबत आ जाती है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपनी सेना भेजनी पड़ती है प्लांटर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, और एक कमीशन बैठाना पड़ता है ये देखने के लिए, जांच करने के लिए कि क्या प्लांटर्स वाकई में इस तरह का अत्याचार कर रहे थे, ह्यूमिलिएट कर रहे थे जो भी वहां के पीजेंट्स थे, जो रायत थे। तो उस आयोग द्वारा जो रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट से यह साफ हो जाता है कि सारे रायतों पे अत्याचार चल रहा था, और ब्रिटिश गवर्नमेंट वहां पे बैन कर देती है इन लोगों को कि अब आप इस तरह के अग्रीमेंट्स फ्यूचर में नहीं कर सकते हैं नील की खेती को लेकर। तो जब ऐसा होता है तो प्लांटर्स क्या करते हैं, वहां से हटके अपने आप को बंगाल में सेट कर लेते हैं, और सेम चीज वो बंगाल में एक्सट्रीमली सॉरी बंगाल से हट करके बिहार में कर लेते हैं, और सेम चीज ये बिहार में भी करने लगते हैं जो वो बंगाल में करते थे पहले। तो क्या होता है कि अच्छा ये वही समय था जिस समय सिंथेटिक डाई का भी प्रचलन स्टार्ट हो गया था। अब सिंथेटिक डाई आने से इंडिगो का जो, अब आप खुद सोचिए कि कृत्रिम डाई आ जाए, सिंथेटिक डाई आ जाए जिसका अलग से कोई आविष्कार हो जाए, तो इंडिगो की खेती पे तो इफेक्ट पड़ ही जाएगा। लेकिन फिर भी इन्होंने काफी व्यापक रूप से वहां पे भी, बिहार में भी इस चीज को फैला लिया था। अब बिहार में 20वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में, 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में ये फैला हुआ था। तो इस विद्रोह की नींव कहां से पड़ती है? इस विद्रोह की नींव तब पड़ती है जब गांधी जी को एक वहां का चंपारण का फार्मर जो कि बिहार का होता है, इनको इनवाइट करता है कि गांधी जी आप आइए और यहाँ के जो मजदूर हैं, नील मजदूर, उनकी हालत देखिए। तो गांधी जी वहां पे जाते हैं और एक बहुत बड़ा विद्रोह करवाते हैं
और वो होता है चंपारण आंदोलन, जो कि 1917 में स्टार्ट होता है। एक बहुत बड़े आंदोलन का ये रूप लेता है। तो दोस्तों, हमने इस चैप्टर को अब खत्म कर लिया है। अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स की, और हम देखते हैं कि हमने क्या सीखा इस चैप्टर से। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में रायत जो सबसे पहला है। रायत का मतलब क्या होता था? रायत का मतलब पीजेंट फार्मर, जो कि यहां पे है, आप देख सकते हैं, तो आप मैच कर सकते हैं। महल क्या था? महल से आपको याद आ जाना चाहिए, कौन था? मैकेंजी साहब, कुछ याद आ रहे हैं? हाँ, तो हॉल्ट मैकेंजी साहब थे जिन्होंने महलवारी लाई थी। कहां पे लाया था? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में लाया था। तो ये महल क्या है? विलेज है। निज क्या है? कल्टीवेशन ऑन प्लांटर्स ओन लैंड, ठीक है। रायती क्या है? कल्टीवेशन ऑन रायट्स लैंड, ठीक है ना। अब करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। ग्रोवर्स ऑफ वुड इन यूरोप सॉ डैश एज अ क्रॉप विच वुड प्रोवाइड कंपटीशन टू देयर अर्निंग। तो किस चीज से कंपटीशन उनको होता था? किस चीज से लगता था कि उनकी अर्निंग पे कंपटीशन आ जाएगा? इंडिगो की खेती थी। द डिमांड फॉर इंडिगो इंक्रीज इन लेट 18th सेंचुरी ब्रिटेन बिकॉज, क्यों डिमांड बढ़ी थी? आपको बताया था, प्रोडक्शन जहां डबल हो गया था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था। तो किस चीज की का प्रोडक्शन डबल हुआ था? अब आप याद करिए और उस हिसाब से आंसर करिए इसको। एक्सपेंशन ऑफ कॉटन प्रोडक्शन, कपास का प्रोडक्शन बढ़ गया था और इसकी वजह से डिमांड नील का आ गया था। द इंटरनेशनल डिमांड फॉर इंडिगो वाज अफेक्टेड बाय द डिस्कवरी ऑफ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, तो इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद इसका आंसर लिखिए। द चंपारण मूवमेंट वाज अगेंस्ट, तो किसके अगेंस्ट में था? देखिए बहुत इजी हो जाता है। अब ये भी आंसर आप अपने से करिए। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट यानी कि स्थायी बंदोबस्त की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो इसमें क्या थी? दो प्रमुख विशेषता क्या थी जो इंपॉर्टेंट थी? पहली की इसका जो रेवेन्यू था यानी राजस्व था वो फिक्स था, ठीक है, स्थायी था। दूसरी चीज, जो जमींदार थे उनको ये राइट दिया गया था इसको कलेक्ट करने का, ठीक है ना। अब बाकी तो आप ऐड कर सकते हैं कि इसको किसने लाया था, किस सन में लाया था, ये आपके आंसर की ब्यूटी को बढ़ाएगा, लेकिन ये दो जो चीजें हैं वो इंपॉर्टेंट है। हाउ वॉज द महलवारी सिस्टम डिफरेंट फ्रॉम द परमानेंट सेटलमेंट? तो महलवारी सिस्टम किस तरह से स्थायी बंदोबस्त से अलग था? तो मैं 3 पॉइंट आपको देता हूं, पॉइंट बना के आप खुद आंसर लिखिएगा। पहला क्या था? महलवारी सिस्टम फ्लेक्सिबल था, लेकिन परमानेंट सेटलमेंट यानी स्थायी बंदोबस्त जो था वो फिक्स था। दूसरा क्या था कि इसमें जमींदारों को राइट दिया गया था रेवेन्यू यानी राजस्व कलेक्ट करने का, और महलवारी में मुखियाओं को दिया गया था। तीसरा क्या था कि उसमें लैंड की रिकॉर्डिंग नहीं की जाती थी, लेकिन इसमें लैंड की रिकॉर्डिंग, लैंड में कितनी फसल होगी, ये सारी चीज का सर्वे होता था। किसमें? महलवारी सिस्टम में, ठीक है। तो ये 3 है, इसको आप अपने शब्दों में लिखिएगा और मुझे अगर हो सके तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर 2 अक्षर बना के लिख दीजिएगा, तो मैं उसमें आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। गिव 2 प्रॉब्लम्स व्हिच अरोज विद द न्यू मुनरो सिस्टम ऑफ फिक्सिंग रेवेन्यू। तो मुनरो सिस्टम में क्या दिक्कत आई थी? 2 दिक्कतें बताइए। तो पहली चीज तो रेवेन्यू फिक्स थी और बहुत हाई थी मुनरो सिस्टम में, है ना। तो बहुत ज्यादा ये लोग राजस्व की वसूली कर रहे थे और कई रैयत भाग गए थे, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था। Why were रैयत reluctant to grow indigo? तो रैयतों को क्यों नहीं चाहते थे कि वो इंडिगो को ग्रो करें? दोनों बातें अभी बताया मैंने। पहली बात ये कि लो इनकम मिलता था, दूसरी उनकी जो लैंड था, जो उनकी जमीन थी, वो उसकी उपज खराब होती जा रही थी, ठीक है। What were the circumstances which led to the eventual collapse of indigo production in Bengal? तो 1859 में क्या हुआ? सारी बातें आप लिख दीजिए। 1859 में क्या किया था किसानों ने? विद्रोह किया, प्लांटर्स की फैक्ट्रीज को जला दिया, फिर अलग अलग जगहों पे जाके सारे किसानों ने एकदम मना कर दिया कि अब वो आगे कोई भी तरह के इंडिगो का कल्टीवेशन नहीं करेंगे, कोई अपना रैयती सिस्टम में नहीं पार्टिसिपेट करेगा। तो ये सारी चीजें हुई। बाकी क्वेश्चन नंबर 8 और 9 ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये आप लोग मुझे लिख के कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, तो इससे ये मुझे पता चलेगा कि मैं आप लोगों को कितने अच्छे से समझा पाया हूं। ये पूरा सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ें और अच्छा करें। इसी के साथ हम इसको समाप्त करते हैं। थैंक यू।